रोहतक जिले के काबुलपुर गांव में 70 साल के एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम था तकदीर सिंह। हर सुबह उनका एक ही रूटीन होता था। सुबह 7 बजे उठते, फिर घर के पास बने उनके बाड़े में जाते और गायों को चारा और पानी देते। लेकिन 15 सितंबर 2009 की सुबह कुछ अलग थी। पिछली ही रात तकदीर सिंह घर के बाहर खुले में सोए थे क्योंकि उन्हें ताज़ी हवा लेने का शौक़ था। और सुबह हमेशा की तरह उठे, अपने रोज़ के काम किए, गायों को खिलाया पिलाया। पर आज उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ है। उस दिन तकदीर सिंह को वो खामोशी बहुत अजीब लगी। घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना कोई हलचल, ना कोई चहल पहल। जहाँ रोज़ रौनक होती थी, बातें सुनाई देती थी, वहाँ सन्नाटा पड़ा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज इतनी खामोशी क्यों है, सब अब तक सो रहे हैं। थोड़ी चिंता में उन्होंने गायों को खाना देना रोका और जल्दी घर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुँचे तो देखा वो थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने उसे धीरे से और खोला और अंदर कदम रखा, और जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी देखना पड़े। तकदीर सिंह की ज़ोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए घर पहुंचे, और पड़ोसियों ने भी अंदर देखा तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर के अंदर 7 लाशें पड़ी थी। जी हाँ, 7 लाशें, जिनका ना तो कोई गवाह था, ना कोई सुराग। पुलिस की हर थ्योरी एक के बाद एक फेल हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह पुलिस ने इस पेचीदा और डरावने केस को आखिरकार सुलझा ही लिया। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया और कौन था इस खतरनाक वारदात के पीछे। तकदीर सिंह दागर, जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल थी, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। गांव के बहुत से लोग उनके ही पढ़ाए हुए थे। उनका परिवार इज्जतदार और भरोसेमंद माना जाता था। दागर परिवार का घर हमेशा हंसी खुशी और चहल पहल से भरा रहता था। यहाँ तक कि पड़ोसी भी उनकी आवाज़ें रोज़ सुनते थे। तकदीर सिंह के बाद परिवार की जिम्मेदारी अब उनके बड़े बेटे सुरेंद्र सिंह के हाथों में थी। 45 साल के सुरेंद्र, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड के तौर पर काम करते थे। घर पर उनकी पत्नी प्रेमिला, जिनकी उम्र 40 साल थी, वो एक दयालु औरत थी जो पूरी तरह अपने परिवार के लिए जीती थी। दोनों के 2 बच्चे थे, बेटी सोनम और 14 साल का बेटा अरविंद। उसी घर में तकदीर सिंह की पत्नी भूरी देवी भी रहती थी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, जिन्हें सब प्यार से दादी माँ कहते थे। तकदीर सिंह दागर के कुल 3 बेटे थे, सुरेंद्र, भूपेंद्र और कुरमवीर। भूपेंद्र आर्मी में सर्विस कर रहे थे और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनके तीनों बच्चे भी इसी घर में परिवार के साथ ही रहते थे। और सबसे छोटा बेटा कुरमवीर अलग घर में रहता था। 14 सितंबर सोमवार का दिन था। गांव काबुलपुर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दागर परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया, थोड़ी देर बातें की, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन उस रात तकदीर सिंह दागर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। थोड़ी बेचैनी थी और पुरानी आदत भी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो रात को बाहर वाले बरामदे में ही सोएंगे। उनका खाना और दूध का गिलास उसी जगह भेज दिया गया जहाँ वो सोने वाले थे। पर अगली सुबह माहौल में एक अजीब सन्नाटा था। जब तकदीर सिंह उठे और गायों को पानी देने बाहर निकले तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। घर पूरी तरह शांत था, जैसे सब आवाज़ें खो गईं। उनके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वो भागते हुए अंदर गए और जो देखा उससे उनका दिल थम गया। उनकी पत्नी, बहू और बच्चे सब बेजान पड़े थे। घर के अंदर मौजूद 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अफसरों ने बताया कि 7 लाशें मिली हैं, जबकि घर में कुल 9 लोग रहते थे। और ये 9 लोग थे तकदीर सिंह, उनकी पत्नी भूरी देवी, बड़ा बेटा सुरेंद्र, सुरेंद्र की पत्नी प्रेमिला, उनके बच्चे सोनम और अरविंद, और भूपेंद्र के 3 बच्चे। इस सब में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा था, और वो थे तकदीर सिंह दागर। बाकी सबकी ज़िंदगी उस घर के अंदर ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जल्दी किसी ने एक अजीब बात नोटिस की। तकदीर सिंह की 19 साल की पोती सोनम गायब थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई। जब सबने घर के हर कोने में तलाश की तो बाथरूम के अंदर सोनम बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ी मिली। लोगों ने तुरंत उसकी नब्ज़ देखी, देखा तो वो अभी ज़िंदा थी। एक ही रात में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या, ये राज्य के इतिहास के सबसे डरावने केसों में से एक बन गया।
तकदीर सिंह और उनकी पोती सोनम दोनों को फौरन अस्पताल भेज दिया गया। उधर पुलिस ने घर के हर कोने की तलाशी शुरू कर दी। पहली नज़र में सब कुछ डकैती जैसा लग रहा था। अलमारियां खुली हुई थी, गहने और नगद इधर उधर बिखरे पड़े थे। कमरों का हाल बुरा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा। लेकिन उस बिखराव के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी, इतनी अंधेरी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। घर से कुछ सामान वाकई गायब था। इससे पुलिस को लगा कि शायद चोर अंदर घुसे होंगे, और जब परिवार के लोग जाग गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने सबको मार दिया। ऊपर से देखने पर केस सीधा लगा, डकैती और हत्या का। लेकिन इस थ्योरी में कई सवाल थे। सबसे पहले, घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले थे। कोई ताला टूटा नहीं, कोई दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला नहीं गया, और ना ही किसी खिड़की या सीढ़ी पर एंट्रेंस के निशान थे। सब कुछ वैसे ही था जैसे आम दिनों में होता था। दूसरा बड़ा सवाल, आखिर कोई इतनी भयानक वारदात क्यों करेगा, वो भी एक छोटे से गांव में। दागर परिवार अमीर नहीं था, ना उनके पास बहुत पैसे थे और ना ही बहुत गहने। तो फिर ऐसा किसने किया और क्यों? यही रहस्य अब सबको परेशान करने लगा था। इधर गांव में पुलिस सच्चाई जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और तभी तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। घर से अभी भी दो लोग जिंदा मिले थे। एक तरफ पुलिस अफसरों की टीम सोनम और उसके दादा तकदीर सिंह से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी टीम ने घर की दोबारा तलाशी शुरू की। जब वो लोग ऊपर वाले माले पर पहुंचे तो वहां उन्हें दो आदमी मिले, आधे बेहोश, कमज़ोर, उलझन में, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोग मरने से पहले रहे होंगे। पुलिस ने जब उनसे सवाल किए तो पता चला कि ये दोनों इलेक्ट्रिशियन थे जो उस घर की वायरिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया रात काफ़ी हो चुकी थी। तकदीर सिंह ने हमें खाना दिया और कहा कि रात यहीं रुक जाओ। हम वहीं लेट गए और उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। उनकी ये बात सुनकर पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। इतनी रात को दो अनजान आदमी घर में क्यों ठहरे हुए थे, वो भी ऐसे घर में जहां औरतें, बच्चे और एक जवान लड़की रहती थी। कौन अपने घर में दो अजनबियों को रात भर रुकने देता है? अब पुलिस की पहली थ्योरी कि शायद ये डकैती का केस है थोड़ी हद तक फिर से सही लगने लगी। घर में कहीं भी ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिशियन ही उन निर्मम हत्याओं के पीछे थे? लेकिन फिर सवाल उठा, अगर ये दोनों ही कातिल थे तो फिर ये उसी घर में बेहोश हालत में क्यों पड़े मिले? क्या कोई कातिल वारदात के बाद वहीं रुकता है? उनकी हालत देखकर पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल भेज दिया। अब वे सिर्फ गवाह नहीं बल्कि संदिग्ध भी बन चुके थे। मामला अजीब होता जा रहा था। बहुत सारी बातें मेल नहीं खा रही थी। उदाहरण के लिए घर के मुखिया तकदीर सिंह उस रात अंदर नहीं थे। ये बात भी पुलिस के लिए अजीब थी। घर के सबसे बड़े बुजुर्ग बाहर सो रहे थे जबकि पूरा परिवार अंदर था। ऊपर से इलेक्ट्रिशियन अंदर सो रहे थे और तकदीर सिंह बाहर। सब कुछ कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा था, जैसे कोई बहुत सोची समझी प्लानिंग हो। और जब पूरा नरसंहार हुआ तब तकदीर सिंह वही इकलौते व्यक्ति थे जो घर के अंदर नहीं थे। सुबह सबसे पहले लाशें देखने वाले भी वही थे, और फिर उन्होंने ही दूसरों को बुलाया और पुलिस को खबर दी। अब जांच का पूरा रुख परिवार के मुखिया तकदीर सिंह डागर की तरफ मुड़ गया था। पुलिस ने उन्हें ही इस केस का मुख्य केंद्र बना लिया। टीम ने तकदीर सिंह की ज़िंदगी से जुड़ी हर जानकारी जुटाना शुरू किया। जल्दी पता चला उनका किसी से कोई बड़ा झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। सबके साथ उनका व्यवहार शांत और सीधा साधा था। लेकिन तभी सातों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उसी ने केस की दिशा बदल दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबकी मौत रात 11 बजे से 2 बजे के बीच हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई थी, जिसकी वजह से सब लोग गहरी नींद में थे और तभी उनकी हत्या की गई। डॉक्टरों ने यह भी पुष्टि की कि सातों की मौत गला घोटने से हुई थी और सबके गले पर एक जैसी रस्सी के निशान थे। उधर जो सोनम बेहोश हालत में मिली थी, वो धीरे धीरे अस्पताल में होश में आने लगी थी। डरी हुई कांपती आवाज़ में उसने पुलिस को बताया कि उसे कुछ याद नहीं। कभी वो कहती घर में चोर घुसे थे और कभी कहती डिनर के बाद मुझे कुछ याद नहीं। एक 19 साल की मासूम लड़की जिसने एक ही रात में अपना पूरा परिवार खो दिया था। उसके माँ बाप, भाई बहन सब चले गए थे। उसका चेहरा देखकर पूरा हरियाणा सन्न रह गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सब उसके साहस और दर्द की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा
खुद अस्पताल में पहुंच और सोनम से बात की। अब ये केस इतना चर्चित हो चुका था कि इसे सुलझाना पुलिस की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। सच किसी भी कीमत पर पता लगाना था। धीरे धीरे शक एक नई दिशा में जाने लगा और एक बात अब साफ थी, कातिल घर का ही कोई था। वो कोई ऐसा इंसान था जो घर के हर कोने को जानता था, जिसे पता था कौन किस कमरे में सोता है और परिवार की पूरी दिनचर्या से वाकिफ था। और फिर आया वो चौंका देने वाला मोड़। पुलिस का नया शक अब सोनम पर ही था। अधिकारियों ने उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए। जो उन्होंने पाया उसने सबको हैरान कर दिया। हत्या वाली रात करीब 11 बजे सोनम के फ़ोन से एक कॉल किया गया था एक लड़के को, जिसका नाम था नवीन। वो भी उसी इलाके का रहने वाला था। जब पुलिस ने नवीन को पकड़कर पूछताछ की तो सच धीरे धीरे सामने आने लगा। पता चला सोनम और नवीन के बीच प्यार का रिश्ता था और अब इस रिश्ते के साथ कुछ छिपे हुए राज एक एक करके उजागर होने वाले थे। सोनम का इलाज पूरा होते ही पुलिस ने उसे 2 बार 3 बार नहीं बल्कि बार बार पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में सोनम लगातार रोती रही। वो अफसरों के आगे गिड़गिड़ाती रही कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे माँ पापा, मेरे भाई बहन, मेरी दादी सब मर गए, मेरे पास अब कोई नहीं बचा, मुझे याद नहीं उस रात क्या हुआ था। लेकिन पुलिस नहीं रुकी। वो उसी से बार बार वही सख्त सवाल पूछते रहे। सोनम, सिर्फ तुम ही क्यों बची? उस रात तुम बाथरूम में क्यों गई थी? तुम्हें बेहोशी कब महसूस हुई? इन लगातार सवालों के दबाव में सोनम की आवाज़ कांपने लगी। उसके जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। वो सच छुपाने की कोशिश करती रही, एक के बाद एक झूठ बोलती रही, जब तक कि वो पूरी तरह टूट नहीं गई। और फिर जो सच्चाई सामने आने वाली थी वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। एक ऐसी कहानी जहां इंसानी चेहरे वाले शैतान पवित्र रिश्तों की हर हद पार कर जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब कहानी उस सच्चाई की ओर बढ़ती है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। सोनम और नवीन, दो युवा दिल जो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, इतनी धीरे कि खुद उन्हें भी एहसास नहीं हुआ कि अब वो एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए। लेकिन उनके प्यार के बीच एक बहुत बड़ा रोड़ा था, एक पुराना अटूट सामाजिक नियम जो हरियाणा की परंपरा में गहराई तक जड़ें जमाए बैठा था। दोनों, सोनम और नवीन, एक ही गोत्र के थे और हरियाणा की उन रूढ़िवादी परंपराओं में एक ही गोत्र में प्यार या शादी करना पाप माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन की तरह होते हैं। सोनम, जो कि नेकी राम कॉलेज में बीए के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, और नवीन, जो पास के इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा था। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, वो शारीरिक रिश्ता भी बन चुका था। लेकिन जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन बेहद सख्त था। सोनम को घर में बंद कर दिया गया और उसे कॉलेज जाने से भी रोक दिया गया। मगर अब ये प्यार नहीं, एक जुनून बन चुका था। सोनम और नवीन दोनों ही एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते थे और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सबसे अंधेरा और डरावना अध्याय। दोनों ने मिलकर एक भयावह योजना बनाई, एक ऐसी खतरनाक प्लानिंग, अगर उनका परिवार उनके प्यार के रास्ते में आ रहा है तो वो उस परिवार को ही रास्ते से हटा देंगे। नवीन ने अपने मामा के गांव झज्जर जिले के चरारा में रहने वाले अपने एक कजिन से संपर्क किया। उसकी मदद से उन्होंने लगभग 100 नींद की गोलियां खरीदी। नवीन ने उन सारी गोलियों को बारीक पीसकर एक जहरीले पाउडर में बदल दिया और वो जो मिक्सचर था वो सोनम को दे दिया। फिर आया 13 सितंबर 2009 की वो रात, जिस रात सोनम ने अपने पूरे परिवार को ऐसी नींद में सुला दिया जिससे कोई दोबारा नहीं जाग सका। रात के खाने में सोनम ने उस पाउडर को मिलाया इतनी भारी मात्रा में कि खाना खाते ही एक एक करके सब बेहोश होते गए। यहाँ तक कि उसका भाई अरविंद भी उन्हीं 2 इलेक्ट्रीशियन को वही खाना दे आया जो उस शाम घर की छत पर काम कर रहे थे। उसी रात तकदीर सिंह को अपनी कुछ तबीयत खराब लगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया और बाहर बरामदे में जाकर सो गए। बाकी सबने खाना ख़त्म किया और कुछ ही देर में गहरी बेहोशी में चले गए। जैसे ही घर में सन्नाटा छा गया, सोनम ने अपना फ़ोन उठाया और नवीन को कॉल किया। रात के अंधेरे में नवीन धीरे से घर में दाखिल हुआ और फिर दोनों ने मिलकर वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक एक करके पूरे परिवार को मार डाला। सबसे पहले भूरी देवी, सोनम की दादी, फिर सुरेंद्र और प्रेमिला, उसके बाद अरविंद और अंत में 3 छोटे बच्चे, सोनिका, मोनिका और विशाल। लेकिन इतने लोगों की जान लेने के बाद भी उनके अंदर का शैतान शांत नहीं हुआ था। क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता ये सब सुनकर? लेकिन ठहरो,
इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा अभी बाकी है। अपने ही परिवार की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी सोनम और नवीन यही नहीं रुके। उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने वो काम किया जो सुनकर भी रूह कांप जाएगी। अपनी ही दादी भूरी देवी के शव के बगल में उन्होंने अपनी विकृत चाहत पूरी की। हाँ, ये सुनकर झटका लगता है, लेकिन यही सच था। उनका प्यार नहीं, पागलपन और हवस अब इंसानियत की हर सीमा से बाहर निकल चुका था। जांच जब गहराई में गई तो पुलिस को सबूतों का पहाड़ मिला। सोनम और नवीन के फिंगरप्रिंट्स, नींद की गोलियों की रसीद और उस दुकानदार का बयान जिसने उन्हें वो गोलियां बेची थी। जब ये केस 14 सितंबर 2014 को सेशंस कोर्ट पहुंचा तो वो फैसला बिल्कुल साफ था। सोनम और नवीन को फांसी की सज़ा। वहीं जिन दो लोगों ने गोलियां मुहैया कराई थी उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 18 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और इन दोनों को शैतान जैसे इंसान कहा। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, एक पूरा परिवार खत्म करना और फिर दादी के बिस्तर पर वो सब करना इनकी राक्षसी सोच को दर्शाता है। मगर जब मामला 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां का फैसला अलग था। फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और जो लोग नींद की गोलियां बेचने में शामिल थे उन्हें जुर्माना भरकर रिहा कर दिया गया। लेकिन इस फैसले के बाद कई परेशान करने वाले सवाल पीछे रह गए। क्या इतनी निर्दयी और अमानवीय हत्या के लिए सिर्फ उम्र कैद ही काफ़ी थी, या इन जैसे अपराधियों के लिए फांसी ही असली इंसाफ है? तो दोस्तों, ये थी आज की हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। लेकिन सोचो ज़रा, क्या ये सब सच में सिर्फ प्यार के लिए किया गया था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।